नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में शिलालेख, जिनमें कि 14 वृहद शिलालेख और लघु शिलालेखों के संदर्भ में जानकारी ली थी। आज हमारा विषय रहेगा स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो पहले हम बात करते हैं स्तंभ लेखों से संबंधित बात। अशोक के स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। अब देखो, स्तंभ लेखों के क्रम में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अशोक के स्तंभ लेख हैं वो 6 स्थानों से मिले हैं। स्थान कितने हैं? 6। जो स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख, स्तंभ लेख या वृहद स्तंभ लेख, और 7 लेखों का समूह है। उन पर लेख कितने हैं? 7। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि शिलालेख तो कितने, शिलालेख या वृहद शिलालेख कितने थे? 14 है, जबकि स्तंभ लेख कितने हैं? 7। ठीक है, स्तंभ लेख या वृहद स्तंभ लेख हैं 7। अब ये 6 किन किन स्थानों से मिले हैं? 7 वृहद स्तंभ लेख। तो एक दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ दो नाम इसलिए बोल रहे हैं कि मूलतः ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में था, लेकिन फिरोज तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया है। ठीक है, मूलतः ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में था और फिरोज तुगलक द्वारा, तो ये पूछते भी हैं किसके द्वारा लाया गया है? फिरोज तुगलक, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक के काल में ये दिल्ली लाया गया है। ठीक है, और आपको पता होगा सबसे पहले इसी स्तंभ की खोज की थी टिफेन थिलर ने 1750 में। तो अशोक का सबसे पहले खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ही है। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। इसमें भी डबल नाम है, दिल्ली और टोपरा। मतलब ये हरियाणा के अंबाला के टोपरा नामक स्थान पर था और फिरोज तुगलक के समय ये भी दिल्ली लाया गया। तो लाने वाला वही व्यक्ति है फिरोज तुगलक, ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब फिरोज तुगलक के समय 2 स्तंभ वो दिल्ली लाए गए हैं, एक मेरठ से दिल्ली तो दूसरा टोपरा से दिल्ली, और लाने वाला कौन है? फिरोज तुगलक। ठीक है, ये अशोक का एकमात्र स्तंभ है जिस पर सभी 7 लेख सुरक्षित हैं। 7 लेख सुरक्षित हैं, ये एकमात्र है। बाकी पर 7 लेख सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। 7 लेख किस पर सुरक्षित हैं? दिल्ली टोपरा पर। और सर्वप्रथम कौन सा मिला था? दिल्ली मेरठ, सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ। अच्छा, इस दिल्ली टोपरा वाले में एक और आपको जानकारी रखनी है कि इस पर विग्रहराज चतुर्थ का भी 1164-65 का एक लेख लिखा हुआ है, विग्रहराज चतुर्थ का, जिसे शिवालिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो वो विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी इसी पर लिखा हुआ है। विग्रहराज या विशलदेव का लेख भी दिल्ली टोपरा स्तंभ पर ही लिखा हुआ है, जिसे शिवालिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा रहेगा लोरिया नंदगढ़, लोरिया नंदगढ़। अब ये डबल नाम इसलिए नहीं है कि भाई ये 2 जगह पहले कोई नंदगढ़ था अब लोरिया में है, ये एक ही नाम है, लोरिया नंदगढ़। और ये बिहार में, बिहार के चंपारण में है, चंपारण में है। ठीक है, और इस पर औरंगजेब का लेख भी लिखा हुआ है। अशोक का तो है ही है, इसके अलावा इस पर औरंगजेब का लेख भी लिखा हुआ है। तो इस पर औरंगजेब का लेख भी है, इस पर लोरिया नंदगढ़ स्तंभ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में लोरिया अरराज, लोरिया अरराज। एक गांव का नाम लोरिया नंदगढ़, एक का नाम लोरिया अरराज, और दोनों ही बिहार के चंपारण में है, चंपारण बिहार में है दोनों ही। ठीक है, तो ये भी बिहार के चंपारण में है। फिर अगला है रामपुरवा। रामपुरवा से जो 2 हैं, एक लेख विहीन और एक लेख युक्त। तो हम लेख युक्त की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अभिलेख जिन पर लेख लिखे हुए हैं
तो रामपुरवा जो स्तंभ है, और रामपुरवा भी कहाँ है? चंपारण बिहार में। तो ये तीनों चंपारण में हैं, बिहार में हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अशोक के ये तीनों के तीनों स्तंभ हैं, ये बिहार के चंपारण में है। वो दो अब दिल्ली में हैं, लेकिन पहले एक मेरठ में था, एक टोपरा में, और फिरोज तुगलक के समय यहाँ दिल्ली लाए गए हैं। फिर छठवां, प्रयाग या इलाहाबाद कौशाम्बी। तो प्रयाग कौशाम्बी बोल दो, चाहे इलाहाबाद कौशाम्बी बोल दो। दो नाम इसलिए आ रहे हैं कि पहले ये कौशाम्बी में था, पहले ये कौशाम्बी में था, और अब कहाँ है? प्रयाग या इलाहाबाद में है। तो किसके समय लाया गया ये? अकबर के समय। अकबर के समय ये कौशाम्बी से प्रयाग या इलाहाबाद लाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में था और अब उत्तर प्रदेश में ही प्रयाग या इलाहाबाद में है। ठीक है, तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, अकबर के समय लाया गया है। नाम देखो, प्रयाग स्तंभ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इसी स्तंभ पर लिखी हुई है, अशोक के इसी स्तंभ पर। देखो ये अशोक का स्तंभ है, इस अशोक के स्तंभ पर, इलाहाबाद वाले पर पहले अशोक ने 7 बातें लिखवा दी अपनी। हालांकि अशोक वाली 7 बात सुरक्षित नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बांटो फुटगोड़ है, तो 7 बात इस पर सुरक्षित नहीं है। लेकिन आगे चलकर समुद्रगुप्त ने इस पर लेख लिखवा दिए अपने। इसका लेखक कौन है? हरिसेन। तो समुद्रगुप्त की बड़ी प्रशस्ति है इस पर, जिसे तिलभट्ट ने उत्कीर्ण किया था। वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अशोक के इसी स्तंभ पर लिखी हुई है। कौन से पर? प्रयाग कौशाम्बी या इलाहाबाद कौशाम्बी पर। और चूंकि अकबर के समय ये बीरबल के निर्देशन में लाया गया था, तो बीरबल ने भी इस पर अपना एक लेख लिखवा दिया, बीरबल का लेख भी। तो बीरबल का लेख भी इसी पर है, अकबर के समय का। फिर जहांगीर ने जब विद्रोह किया था तो वो इलाहाबाद रहा था, विद्रोह करके इलाहाबाद गया था, तो जहांगीर का लेख भी इस पर लिखा हुआ है। लेकिन वो भी अकबर के काल का है तो जहांगीर का लेख, लेकिन वो भी अकबर के काल का है। तो इस पर 3 शासकों के काल के लेख हैं। एक अशोक का लेख, तो भाई अशोक के जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वो है इस पर। फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। फिर अकबर के काल में बीरबल और जहांगीर के लेख इस पर लिखे हुए हैं। तो 3 शासकों के काल के लेख लिखे हुए हैं इस पर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन से पर? प्रयाग कौशाम्बी या इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ पर। देखो, शिलालेखों की चर्चा करते समय हमने एक बात ये बात की, जो अशोक का गिरनार शिलालेख है उस पर रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भी अशोक के गिरनार शिलालेख पर ही है, क्योंकि बड़ी सी शिला है। और उस शिला पर पहले अशोक ने लिख दिए अपने 14 लेख, फिर जो बच गए वहां पर पहले रुद्रदमन ने, और फिर उसके बाद में आगे चलकर स्कंदगुप्त ने भी अपने लेख लिखा दिए। तो रुद्रदमन और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख अशोक के गिरनार अभिलेख पर ही, शिलालेख पर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, गिरनार वाली शिला पर ही। तो यहाँ एक बार पुनः देख लो, दिल्ली मेरठ सबसे पहले खोजा गया था टिफेनथेलर द्वारा, मेरठ में था, फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया है। ठीक है, दिल्ली टोपरा, ये टोपरा में था, दिल्ली लाया गया है, और इस पर 7 लेख सुरक्षित हैं। याद कैसे रहेंगे? 7 लेख इसी पर सुरक्षित है, बाकी पर नहीं है। तो देखो, नाम है दिल्ली टोपरा। मैंने क्या किया? टोपरा को टोपी कर लिया। टोपी यानी हेलमेट, हेलमेट है तो सुरक्षा है, इसका मतलब 7 लेख सुरक्षित है। किसमें? टोपरा वाले, टोपी वाले में, क्योंकि वो उसको हेलमेट मान ले तो ऐसा। तो शायद थोड़ी सी देखो, याद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर इनमें मिक्स हो जाता है, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा में, कि 7 लेख किस में सुरक्षित हैं। तो 7 लेख किस में सुरक्षित हैं? दिल्ली टोपरा में सुरक्षित हैं। ठीक है, इस दिल्ली टोपरा पर ही विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी लिखा हुआ है, जिसे हम शिवालिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर लोरिया नंदगढ़ पर औरंगजेब का लेख भी लिखा हुआ है, और लोरिया नंदगढ़, लोरिया अर्राज और रामपुरवा तीनों बिहार के चंपारण में हैं। प्रयाग कौशाम्बी, कौशाम्बी में था और अकबर के समय इलाहाबाद या प्रयाग लाया गया है। इस पर अशोक का लेख भी लिखा हुआ है, इस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, इस पर अकबर के समय में बीरबल और जहांगीर के लेख भी लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो ये बात रही इन स्तंभों की। अब इन स्तंभों में है क्या,
बात क्या लिखी हुई है। जैसे शिलालेखों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि साहब प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की बात है, दूसरे में उन दोनों के कल्याण की बात है, किन दोनों के, मनुष्य और पशु दोनों के कल्याण की बात है, तीसरे में तीनों को निर्देश, किन तीनों को, युक्त, राजयुक और प्रादेशिक को निर्देश थे कि आप प्रति 5वें वर्ष साम्राज्य का दौरा करोगे और उस दौरे को अनुसायन कहा गया था। ऐसी कुछ चर्चा हुई थी अपनी वहाँ शिलालेखों में। तो वैसे ही इन स्तंभ लेखों में बात क्या है, ये मिले तो इन 6 स्थानों से है। अब इनमें लिखा हुआ क्या है, बात क्या है, तो जो प्रमुख देखो, प्रथम वाली आपको, प्रथम में क्या है वो आपको याद करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रथम में उद्देश्य बताया है कि मैं ये स्तंभ लेख, ये अभिलेख क्यों लिखवा रहा हूं, तो प्रथम में उद्देश्य है। अब आपको ध्यान रखना है दूसरे में क्या है, दूसरे स्तंभ में, दूसरे स्तंभ लेख में, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्तंभ लेख, तो दूसरे स्तंभ लेख में क्या है ये बात ध्यान रखनी है। दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा है, धम्म की परिभाषा। धम्म क्या है, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक आचरण के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत की थी और उसी को हम अशोक की का धम्म कहते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न पूछता है कि धम्म क्या है, फिर उत्तर देता है कि दया, क्षमा, इस प्रकार से कि भाई ये वृत्तियां हैं वो धम्म है। तो ये चीज यहां पर इस धम्म की परिभाषा अशोक के किस स्तंभ में है, दूसरे में, ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि देखो 7वें में भी थोड़ा पुटारा है, तो दूसरे और 7वें में, लेकिन अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं और अगला एक ही जानना चाहे तो आपको दूसरा ही करना है, उसमें धम्म की परिभाषा दूसरे में, ठीक है। चलो खैर, अब तीसरे में क्या है, तीसरे स्तंभ लेख में, तो तीसरे स्तंभ लेख में अशोक ने 5 प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए एक बात कही है और वो महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए ये कहा है, व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को तो याद रखता है लेकिन अपने बुरे कर्मों को कभी याद नहीं रखता है। व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को तो याद रखता है लेकिन अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों को कभी याद नहीं रखता है। तो ये बात अशोक ने अपने किस अभिलेख में कही है, तीसरे स्तंभ लेख में कही है ये बात, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों को याद नहीं रखता है जबकि अच्छे कार्यों को याद रखता है, ठीक है। फिर चौथे अभिलेख में, चौथे स्तंभ लेख में, चौथे स्तंभ लेख में अशोक ने अपने राजयुकों की तुलना एक कुशल धाय से की है। राजयुक नामक अधिकारी हैं और उनकी तुलना एक कुशल धाय से की है कि ठीक उसी प्रकार से मैं अपनी प्रजा को उन राजयुकों को सौंपकर निश्चिंत हूं जैसे एक कुशल धाय को, कोई माँ अपने बच्चे को कुशल धाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है, वैसे ही मैं निश्चिंत हूं। तो ये बात इसमें यानी राजयुकों की तुलना है वो एक धाय से की गई है, किस अभिलेख में, अशोक के चौथे अभिलेख में, ठीक है, चौथे स्तंभ लेख में। फिर पांचवें में, पांचवें स्तंभ लेख में वापस पशु बलि पर प्रतिबंध की बात। अच्छा, पशु बलि पर प्रतिबंध की बात और कहां थी, प्रथम शिलालेख में, प्रथम शिलालेख में भी तो थी ना पशु बलि पर प्रतिबंध की बात। देखो पशु बलि प्रतिबंध प्रथम, तो वो तो प्रथम शिलालेख था, ये 5वां स्तंभ लेख है। यहां भी देखो पेपर है, वो प्रथम, वहां भी पेपर था, पशु बलि भी पेपर है, प्रतिबंध भी पेपर है। तो पशु बलि पर प्रतिबंध की बात शिलालेखों में तो प्रथम पर है और स्तंभ लेखों में 5वें पर है, ये बात ध्यान रखनी है, पशु बलि पर प्रतिबंध की बात। और इसमें विभिन्न पशु पक्षियों के नाम भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। फिर छठवां हमारे लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, सातवां, सातवें में देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एक पहली बात, 7वें स्तंभ में, स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा पहले हमने बात की थी। हालांकि दूसरा और 7वां दोनों आ जाए तो आपको दूसरा करना है, क्योंकि दूसरे में बाकायदा पहले प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, फिर उसका उत्तर देता है। और इसमें केवल रनिंग में ऐसे जनरल बातें कि भाई इस प्रकार से दया करनी चाहिए, ये करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वो जनरल वे में बातें हैं, लेकिन फिर भी वही बातें धम्म में हैं, तो इसलिए यहां धम्म की परिभाषा मानी गई है। इस 7वें स्तंभ लेख में बौद्ध संघ के साथ साथ, बौद्ध संघ के साथ साथ
आजीवक संघ और निग्रंथ संघ का भी उल्लेख है। आजीवक संघ और निग्रंथ यानी जैन धर्म का संघ, तो निग्रंथ संघ का भी उल्लेख है। तो क्रम से पहले बौद्ध संघ, फिर आजीवक संघ, फिर निग्रंथ यानी जैन संघ का भी उल्लेख है। तो यहां कि जैसे बौद्ध संघ है वैसे आजीवक संघ की स्थापना की गई है, निग्रंथ संघ की स्थापना की गई है, आजीवकों को ज्यादा प्रधानता दी गई है, ये उल्लेख है इसमें। तो ये केवल किस में मिलता है? क्योंकि 7वां स्तंभ लेख है वो केवल दिल्ली टोपरा में ही सुरक्षित है, बाकी में सुरक्षित नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वृहद स्तंभ लेख। अब कुछ स्थानों से लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं, हम उन 5 लघु स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा करें तो वो कौन कौन से हैं। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। अब ये लघु स्तंभ लेख कौन से हैं? देखो, एक सांची, कहाँ है सांची? एमपी में। 2 सारनाथ, यूपी में। 3 कौशाम्बी, ये भी यूपी में। 4 निगलवी सागर, कहाँ है? नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई। और 5 रूमनदेई, ये भी नेपाल की तराई में। ठीक है, ये 5 स्थानों से लघु स्तंभ हैं, इनकी हम चर्चा करें। देखो, इन 3 में एक बात कॉमन है, 3 में सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, इन तीनों में अशोक ने संघ भेद को रोकने के आदेश जारी किए हैं। मतलब बौद्ध संघ में फूट को रोकने के आदेश जारी किए हैं सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में। तो संघ भेद को या फूट को रोकने के आदेश जारी किए हैं इन 3 में एक साथ। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, कौन कौन से में? सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में बौद्ध संघ में फूट को रोकने के आदेश हैं कि कोई व्यक्ति अगर संघ में फूट डालने की कोशिश करेगा तो उसे सफेद कपड़े पहनाकर निर्वासित कर दिया जाएगा। तो उस समय बौद्ध संघ के सदस्यों को सफेद कपड़े पहनाने का मतलब निर्वासित, एक प्रकार से समाज से बहिष्कृत माना जाता था। ठीक है, फिर ये जो कौशाम्बी स्तंभ लेख, इसमें अशोक की एक रानी है कारुवाकी, उस कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का वर्णन है। इस कारण इस कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर है? यानी ये जो कौशाम्बी अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख, क्योंकि रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का वर्णन है, इस कारण इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक के अभिलेखों में केवल उसकी एक रानी कारुवाकी और केवल एक पुत्र तीवर का ही उल्लेख मिलता है। रानी कारुवाकी और पुत्र तीवर का ही उल्लेख मिलता है। देखो, अशोक रानी भी बड़ी सारी ही, बेटा भी बड़ा सा रहा, लेकिन अभिलेखों में उल्लेख केवल एक रानी कारुवाकी और केवल एक पुत्र तीवर का ही मिलता है। और इन दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभिलेखों में केवल एक रानी कारुवाकी और एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, बाकी महेंद्र, संघमित्रार आदि का उल्लेख नहीं मिलता है, कुणाल आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलो खैर, अब बात करें निगलवी सागर। निगलवी सागर अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने कनकमुनि स्तूप जो नेपाल की तराई में है, उस स्तूप का संवर्धन करवाया, अर्थात उसके आकार में वृद्धि करवाई, उसका पुनर्निर्माण करवाया।
बना हुआ तो पहले से था, वो कनक मुनि स्तूप बना हुआ पहले से था, लेकिन अशोक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया या उसका संवर्धन करवाया, इस बात की जानकारी मिलती है निगलवी सागर अभिलेख से, स्तंभ लेख से। तो क्या जानकारी मिलती है निगलवी सागर स्तंभ लेख से? अशोक द्वारा कनक मुनि स्तूप के संवर्धन की जानकारी मिलती है। क्लियर है? फिर रुमंदेई अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है। रुमंदेई अभिलेख देखो, इसमें एक बड़ी जानकारी ये मिलती है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान, ये जन्म स्थान है रुमंदेई, ठीक है, जन्म स्थान लुम्बिनी वन अर्थात रुमंदेई में भू राजस्व की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ये जानकारी मिल रही है रुमंदेई अभिलेख से। कितना कर दिया? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो एक तो ये जानकारी मिलती है कि जन्म स्थान पर उसने ऐसा किया है, तो बौद्ध धर्म में श्रद्धा है या बौद्ध धर्मावलंबी है। दूसरी, उस समय भूमिकर की दर क्या है? 1/6, और भूमिकर का नाम मिलता है बाकायदा भाग। इसका मतलब मौर्य काल में भूमिकर को क्या कहा जाता? भाग। ये जानकारी भी मिलती है। और वो ये कह रहा है कि इसकी दर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दी। तो इसमें एक तो इस भूमिकर भाग का उल्लेख मिलता है, एक बलि नाम के कर का उल्लेख मिलता है, जो स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक भेंट थी राजा को। ठीक है, तो 2 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। बाकी किसी अभिलेख में करों या कोई किसी प्रकार की आर्थिक जानकारी नहीं मिलती है। आर्थिक जानकारी केवल रुमंदेई अभिलेख से मिलती है। इस कारण इस अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। कौन से अभिलेख को? रुमंदेई अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर है? चलो खैर, तो अब एक बार दोबारा बताता हूं इनमें क्या है। हम बात कर रहे हैं लघु स्तंभ लेखों की। लघु स्तंभ लेख इन 5 स्थानों से सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगलवी सागर और रुमंदेई। ठीक है, अब इनमें क्या है? सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में एक बात तो कॉमन है। वो क्या है? तीनों में ही बौद्ध संघ में फूट को रोकने के आदेश जारी किए हैं अशोक ने। तीनों में ही बौद्ध संघ में फूट को रोकने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा कौशाम्बी में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का वर्णन है, इस कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और अशोक के अभिलेखों में केवल एक रानी कारुवाकी और एक पुत्र तीवर का उल्लेख है, और उन दोनों का उल्लेख इस कौशाम्बी अभिलेख में है। ठीक है, निगलवी सागर से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने कनक मुनि स्तूप का संवर्धन करवाया था। और रुमंदेई से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी या रुमंदेई में भूमिकर की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ये जानकारी मिलती है। क्लियर है? अब बात करें हम गुहा लेखों की। देखो, गुहा लेखों के संदर्भ में जब हम पहले चर्चा कर चुके हैं, चर्चा क्या कर चुके हैं सुनना ही है आपको, कि अशोक ने बिहार के यानी बिहार में जो बाराबर की पहाड़ी है उसमें गुफाओं का निर्माण करवाया था। किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। और वो जो गुफाएं हैं कौन सी? कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। और सूत्र से याद रखो KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और सुदामा गुफा, इन गुफाओं का आजीवक संप्रदाय के लिए निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी उन पर लिखे हुए लेख से मिलती है। वो लेख ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये बात थी अशोक के अभिलेखों से संबंधित बात। ठीक है, अब शेष परिचर्चा अगले टॉपिक के संदर्भ में होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।